एक सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? आप ये जानना चाहते हैं ना? तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। अक्सर ओपीडी में हमसे पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि मेरे सिजेरियन को 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, तो अब क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकती हूँ? तो आज इन्हीं क्वेरीज का जवाब देने में आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पेशेंट्स आइडियल कैंडिडेट हैं वीबैक यानी वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन के लिए, और किन परिस्थितियों में हमें ये ट्राई नहीं करना चाहिए, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन के बाद कराने की कोशिश करें, और आइडियल कैंडिडेट होने के अलावा भी इसमें क्या रिस्क एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए और मेरे वीडियो को और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपका एक सिजेरियन हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन के बाद पॉसिबल है, पर वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपका पहले सिजेरियन हुआ था? अगर वो रिकरेंट फैक्टर्स हैं, यानी कोई ऐसी कंडीशंस रही हैं जो हर बार आपको दिक्कत देंगी हर प्रेगनेंसी में, तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी ट्राई नहीं की जा सकती। पर अगर वो नॉन रिकरेंट इंडिकेशंस हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बड़े आराम से ट्राई की जा सकती है। अब रिकरेंट इंडिकेशन से क्या मतलब है कि जो चेंज नहीं हो सकती, जो पहली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी वही आपकी इस प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम है। जैसे अगर आपकी बच्चेदानी की जो हड्डी है वो संकरी है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं, तो वो अब इस बार तो बड़ी नहीं हो सकती, तो वो एक रिकरेंट इंडिकेशन हो गई है। अगर बच्चेदानी के मुंह के रास्ते में कोई गांठ है तो वो भी एक रिकरेंट इंडिकेशन है। अब नॉन रिकरेंट कंडीशन का क्या मतलब है, नॉन रिकरेंट फैक्टर का क्या मतलब होता है? उसमें यह है कि पहले जो कंडीशन थी वो अब की बार नहीं है। जैसे सपोज आपका बच्चा उल्टा था, उसकी वजह से आपका ऑपरेशन हुआ, और बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी थी, जिसे हम कहते हैं बच्चे ने पेट में मिकोनियम पास कर दिया था, उसकी वजह से हो सकता है आपका ऑपरेशन हुआ हो। बच्चे की धड़कन कम होने लगी हो, जिसे हम फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं, या फिर अचानक आपको कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया हो, जैसे बच्चे की जो नाल होती है वो लटक के नीचे आ गई हो। अगर ऐसी इंडिकेशंस के लिए आपका पहला ऑपरेशन हुआ है तो ये नॉन रिकरेंट इंडिकेशंस हैं। इन केसेस में, नॉन रिकरेंट इंडिकेशन वाले केसेस में आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए बड़े आराम से ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2 जो हम मान के चलते हैं वो ये है कि गैप कितना है आपकी 2 डिलीवरीज के बीच में। अगर ये सिजेरियन के बीच में और इस डिलीवरी के बीच में आपका गैप है 2 साल, तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। पर अगर ये गैप 2 साल से कम है तो आपके टांके जो होते हैं, जो बच्चेदानी के ऊपर स्कार हम सिजेरियन का देते हैं, वो मजबूत नहीं हो सकते और फटने का डर रहता है। ऐसे में आप भी रिस्क में आएंगे और आपका बेबी भी रिस्क में आ जाता है। वैसे तो हम कहते हैं कि 3 साल का गैप होना चाहिए, बट मिनिमम मान के चलें तो 2 से 2.5 साल का गैप तो होना ही चाहिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कब आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं करना चाहिए सिजेरियन के बाद। जो पहले सिजेरियन का जो आपका इंसिजन है यूट्रस पे, वो लॉन्गिट्यूडनल हो, जिसे हम कहते हैं क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। ऐसे में टांके बहुत अच्छे से नहीं उभरते हैं और इसमें नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देना बड़ा रिस्की रहता है। आजकल जो हम सिजेरियन सेक्शंस करते हैं उसमें हम हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं यूट्रस पे, एंड वो बहुत अच्छे से भर जाते हैं और इट्स वेरी सेफ टू हैव नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर दैट। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं तब भी हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते। पर एक ऑपरेशन के बाद भी जब हम मदर के लिए वीबैक ट्राई करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और हम हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं कि किसी भी टाइम पे हमें सिजेरियन लेना पड़ सकता है। अब एक कंडीशन जो हम आपसे ज़रूर पूछते हैं कि जो पिछली बार आपका ऑपरेशन हुआ था वो किस वजह से हुआ था, और दूसरी चीज़, आपको रिकवरी के टाइम या इंट्रा ऑप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी? जैसे हो सकता है आपके बच्चेदानी फटने की वजह से ऑपरेशन हुआ हो, उसमें टांके कमज़ोर हो जाते हैं आपके, या फिर आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इन्फेक्शंस रहे हो, या आपको ब्लीडिंग ज़्यादा रही हो, तो ऐसी सूरत में भी आपके जो बच्चेदानी के ऊपर टांके होते हैं वो वीक होते हैं और इसमें भी ट्रायल नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आपका इंट्रा ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड बहुत ही अच्छा गया है, स्मूथ गया है, तो हम इसमें ट्राई कर सकते हैं। अब इस प्रेगनेंसी में वीबैक कराने के लिए आपको क्या करना है? आपको डॉक्टर से ट्रांसपेरेंसी रखनी है, आपने उससे कोई बात नहीं छुपानी है, आपने अपने पिछले रिकॉर्ड्स भी डॉक्टर को दिखाने हैं, और आपको ऐसे सेटअप में डिलीवरी करानी है अपनी जहाँ पे सी सेक्शन की सुविधा एकदम अवेलेबल है और किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए सुविधाएं हों। अब इस प्रेगनेंसी में आपको क्या ध्यान रखना है? अगर आपके बच्चेदानी के ऊपर जो स्कार है उसकी स्कार थिकनेस 3.5 mm से ज़्यादा है तो ही हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे। बच्चा सीधा होना चाहिए, यानी उसकी पोजीशन की फैलिक होनी चाहिए, ब्रीच नहीं होना चाहिए।
बच्चा सिंगलटन प्रेगनेंसी होनी चाहिए, एक ही होना चाहिए। ट्विंस विद प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन में भी हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई नहीं करते हैं। बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस प्रेगनेंसी में, 2.5 से 3.5 किलो के बीच का ही होना चाहिए। बच्चे की धड़कन ठीक चलनी चाहिए, उसको कोई फीटल डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तभी हम वीबैक के लिए ट्राई करते हैं। अब बारी आती है कि आपको ऑनसेट ऑफ लेबर कैसे होता है। अगर आपको अपने आप लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं और आपका बिशप स्कोर अच्छा है, आपकी सर्विक्स जो है राइपन हो गई है, सर्वाइकल इफेसमेंट अच्छा है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छे से ट्राई किया जा सकता है। पर सारी कंडीशन सही होने के बावजूद भी फीटल मॉनिटरिंग और मेटरनल मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जीवन बहुत ही कीमती है। आप बिल्कुल भी एडमेंट मत रहिए कि हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, आपको अपनी डॉक्टर की सलाह पे चलना चाहिए। 9th मंथ लगते ही आप अपने डॉक्टर से अपना डिलीवरी प्लान या जो वो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट आपके लिए करना चाहते हैं वो ज़रूर डिस्कस करिए, और आप डॉक्टर की सलाह पर ही चलिए। आप अपने लिए घर बैठे दर्द मत लेते रहिए। आप सोचें कि दर्द अच्छे से लेंगे और लास्ट मोमेंट पे ही हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसा नहीं है। आपका जो स्कार है अगर वो वीक पड़ जाए तो बच्चा उसमें से बाहर भी निकल सकता है, बच्चेदानी फट भी सकती है। तो अपने और बच्चे की लाइफ को बिल्कुल भी रिस्क पे मत डालिए। आपके डॉक्टर जो कहें आप वही सलाह मानिए। मुझे लगता है मैंने वीबैक यानी वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन को लेके काफ़ी आपकी क्वेरीज़ को क्लियर कर दिया होगा। बाकी आपको कोई भी ऐसी क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं। मिलती हूँ अगली बार एक और ख़ास वीडियो के साथ।